नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए जो हम इतिहास का पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 14 होगा। इसके अंदर हम संगम काल पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करने वाले हैं दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने गुप्तोत्तर काल पढ़ा होगा। गुप्त साम्राज्य के बाद का जो सिचुएशन थी वो आपको बताया था हमने। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वंश था वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख राजा थे हर्षवर्धन थे। तो इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम आते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण का इतिहास हम अलग से पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना पैदा हो, इसलिए हमने ये सेपरेट कर दिया है। लेकिन मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ जो भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है और जो आप पढ़ने वाले हैं। सारी सिचुएशन में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और आप आगे बढ़ने से पहले उनको लिंक कीजिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत का इतिहास अब शुरू हो रहा है। ठीक है, अब दक्षिण भारत का इतिहास आपका शुरू हो रहा है। चलिए आगे से बढ़ने से पहले ये जो रिज़ल्ट आए हैं, जो हमारे टॉपर्स हैं, उनकी मैं घोषणा कर देता हूँ। फर्स्ट रैंक आई है संजना की, जो भी पिछली बार टेस्ट लिया गया था हमारी एप्लीकेशन पर। तो संजना की फर्स्ट रैंक आई है। 108 में से 94 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। प्रोफाइल अपडेट नहीं की थी तो इनकी तस्वीर नहीं है। तो सेकंड रैंक है दीपू की, और 93 मार्क्स इनके हैं, और 93 मार्क्स हैं आशुतोष के। थर्ड रैंक इनकी भी आई है। तो ये लगातार टॉपर्स की लिस्ट में रहे हैं आशुतोष कुमार, और ये दो नए स्टूडेंट आए हैं। आप भी इन्हें बीट कीजिए और हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट दीजिए। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका वो 21 तारीख, मतलब आज शाम को 6 बजे शुरू हो गया है, और ये होगा महाजनपद काल पे। ठीक है, सीरियल वाइज टेस्ट हो रहा है। जो जैसा हमने पढ़ाया हुआ है ना, हर चैप्टर का मैं टेस्ट ले रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये कल शाम को 4 बजे 22 तारीख शाम को 4 बजे इसकी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, और रैंक आपकी मालूम हो जाएगी, आपकी रैंक कितनी आई है। अगर टेस्ट आपको देना है तो हमारी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। बस श्री एजुकेशन लिख कर सर्च कीजिए। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तो ये वाला देखिए जो एप्लीकेशन है जिसमें श्री का लोगो लगा हुआ है, श्री एजुकेशन का, ये डाउनलोड कर लीजिए ध्यान से। इसमें 2-3 एप्लीकेशन हमारी जैसी हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ऑफिशियल ये है। तो अपने नंबर से रजिस्टर जब करेंगे, उसमें बाद में ये ऑप्शन आएगा बैच का। बैच पर क्लिक करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी बैच में एंटर होना चाह रहे हैं। तो प्लस का साइन दबाते ही आपसे मांगेगा कि बैच कोड आपका कौन सा है। तो जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन का जो टेस्ट है वो एक क्लास में हो रहा है, तो उस बैच में आपको एंटर करने के लिए ये बैच कोड आपका रहेगा, हिस्ट्री फ्री टेस्ट। ठीक है, इस बैच कोड को डालेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, और भी जो आके इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर जो आपकी परीक्षा के लिए है वो लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 1200 एडी तक, 1200 ईस्वी तक क्या हुआ था वो आपको पढ़ना है। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास का ही पोर्शन है, इसमें आपको देखना है। और जब मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें और भी कुछ वंश आएंगे और साम्राज्य आएगा दक्षिण की तरफ, वो मध्यकालीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल प्राचीन भारत का इतिहास ये लगभग लास्ट जो है पोर्शन चल रहा है। तो इसके बाद 2-3 लेक्चर और बनेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पूरी कहानी मैं आपके सामने पूरी जो है सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिए। ये आपने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन किस तरीके से लिंक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ये पहले ये देखिए कि दक्षिण भारत का इतिहास जो यह हमारा टॉपिक चल रहा है ना, इसमें हमने इसे मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा है पढ़ने के लिए। एक तो इतिहास होगा लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। ये टाइम जो था ना वो संगम काल कहलाता है। ये टाइम कहलाता है संगम काल। क्यों कहलाता है, इस समय कौन से वंश थे, वो सब बताऊंगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको रहेगा, बस ध्यान सुनते रहिएगा। और टाइम पीरियड की बात करें, कई विद्वान बताते हैं ये टाइम पीरियड 200 BC से लेकर 200 AD तक है संगम काल का, और कई बताते हैं 100 ईस्वी से लेकर ये 300 ईस्वी तक है या 250 ईस्वी तक है। तो टाइम के बारे में आपको कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है, क्योंकि विद्वानों में खुद ही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ऐसी प्रमाण मिल ही नहीं पाए हैं कि एग्जैक्ट डेट बता पाएँ, तो ये कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में सीरियल वाइज ये सब बैठ जाए, इसलिए लगभग आप टाइम पीरियड कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ आपको मालूम पड़ जाएगा ये इतिहास जो बताया जा रहा है, ये जो कहानी बताई जा रही है, ये कब घटित हुई थी।
इतना जान लीजिए, ठीक है। तो इस समय आपको पढ़ना है 3 वंश, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, ठीक है। संगम काल में आपको 3 वंशों के बारे में पढ़ना है। संगम काल में आप बताऊं तो क्या है, संगम का मतलब मिलन, संगम का मतलब मिलन, काल मतलब समय, ऐसा समय जहां पर मिलन हुआ हो। किसका मिलन हुआ हो? बड़े बड़े कवियों और विद्वानों का हुआ था। जो तमिल, ये जो क्षेत्र है देखिए, साउथ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे बड़े बड़े जो तमिल कवि थे, विद्वान थे, उन्होंने आपस में मिलकर बैठक की थी और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी थी, अर्थात अपने साहित्य लिखे थे, साहित्य का संकलन किया था। जैसे बौद्ध संगतियाँ हुई थी वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो संगम काल में बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान मिलकर अपनी रचनाएं कुछ रचते हैं, तो वो संगम काल है। इसमें प्रमुखतः अभी प्रमाण जो मिले हैं ना, 3 बैठकें हुई थी इनकी, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको सारा मैप, सारा जो रास्ता है आपके लिए क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्ट ना आए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारी खिचड़ी उनकी पक जाती है और कंफ्यूज होकर मतलब दिक्कत हो जाती है, उनको छोड़ देते हैं ये टॉपिक। लेकिन मैं आपको बताने की जैसे कोशिश कर रहा हूँ वैसे समझते रहिए। तो संगम काल मतलब क्या है कि इतिहास का ऐसा समय जहाँ पर बड़े बड़े कवियों का मिलन हुआ था। जो तमिल कवि थे, मिलन हुआ था और तमिल भाषा में उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, कुछ रचनाएं रची थी, तो उन्हें तमिल साहित्य कहा जाता है या संगम साहित्य कहा जाता है। और उनकी सहायता से जो उन्होंने रचनाएं लिखी ना, उन्हीं की सहायता से हमें ये मालूम पड़ता है कि इस समय 3 वंश थे, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। हालांकि जो संगम काल में रचनाएं रची थी ना, वो 99% से ज़्यादा अभी तक मिली नहीं है, समाप्त हो गई हैं, कुछ ही मिली हैं। वो कौन कौन सी मिली वो बताया जाएगा आपको। तो इस समय ये हमें जानकारी मिलती है कि 3 वंश अस्तित्व में थे, चेर, चोल और पांड्य वंश थे, ठीक है, ये पढ़ना है। तो ये लगभग 200 ईस्वी तक इनका इतिहास पढ़ना है। इसके बाद भी ये थे, लेकिन क्या कर रहे थे वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण इनका जो काम होगा ना, इसी समय में होगा जो पढ़ने लायक है। और बाकी इसके बाद सिंपल सा जो है इतिहास में वो आपको नहीं समझना है। इसके बाद 200 से 500 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था दक्षिण भारत में, वो आपको नहीं जानना है। अब उसके बाद इतिहास आपको पढ़ना है 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में कौन कौन से वंश थे वो पढ़ने हैं। तो इस समय पल्लव वंश आएंगे, चालुक्य वंश आएंगे, राष्ट्रकूट वंश आएंगे, चोल वंश आएंगे। स्टूडेंट संगम काल तक तो ठीक है, लेकिन जब ये वाले वंश पढ़ते हैं तो यहाँ पर और कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्यों कन्फ्यूज़न होता है? क्योंकि चालुक्य वंश को ही ले लीजिए, तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं होती हैं। एक बादामी के चालुक्य होते हैं, जिन्हें वातापी के चालुक्य कहा जाता है, क्षेत्र का नाम है बादामी। और दूसरे होते हैं वेंगी के चालुक्य, और तीसरे होते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो इन तीनों जो शाखाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में हैं, और तीनों का खून का रिश्ता है, तीनों का ब्लड रिलेशन है। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इनका जो अवधि है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे अब सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि 100 ईस्वी से लेकर 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक चेर, चोल, पांडे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे ही, मान लीजिए आपने पढ़ लिया है। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। यहाँ पे देखिए चोल वंश है, ये चोल वंश देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पे चोल वंश है, तो इसी के ऊपर जस्ट देखिए, इसी के जस्ट ऊपर पांड्य वंश आना शुरू हो जाएंगे। कब से आएंगे? 275 से लगभग पांड्य वंश आना शुरू हो जाएंगे। जब पांड्य वंश आएंगे तो जो चोल वंश था इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और ये जो है ना ये इनके अधीन हो जाते हैं, ये पल्लवों के अधीन काम करने लग जाते हैं, अर्थात इनके सामंत हो जाते हैं। तो 200 से 897 ईस्वी तक लगभग 900 ईस्वी तक पल्लवों का दबदबा रहता है, तब तक चोल इनके सामंत रहते हैं। लेकिन 900 ईस्वी से जब टाइम शुरू होता है तो जो चोल वंश है 9वीं शताब्दी के बाद चोल वंश मजबूत होना शुरू होते हैं फिर से। तो फिर से ये चोल वंश अस्तित्व में आता है पल्लव वंशों को समाप्त करने के बाद, और इसके बाद ये 1289, उसके बाद ये 1279 तक लगभग चलता है, लगभग 1300 ईस्वी तक ये चलता है। तो चोल वंश 2 बार आ रहे हैं,
तो ये कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा होगा, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। तो इनको पढ़ने के बाद पल्लव वंश आपको पढ़ना है। जब पल्लव वंश राज कर रहे थे ना, उसी दौरान पैरेलल में बादामी के चालुक्य भी थे। देखिए टाइम पीरियड देखिए, जब पल्लव 275 से लेकर 500 तक क्या किया वो भी नहीं पढ़ना आपको, 500 के बाद की चीज़ें आपको पढ़नी है। तो पल्लव वंश जब थे ना, उन्हीं के पैरेलल में बादामी के चालुक्य थे। यहाँ पे बादामी है, बादामी के चालुक्य थे और ये पल्लव वंश था। तब तक इन्होंने चोल वंशों को अपना सामंत बना दिया था। अब चेर पांडे जो थोड़े मोड़े होंगे अपना हंसी खुशी खेल रहे हैं, उनको आप पढ़ना ही नहीं है, अब उनका छुट्टी हो गई है, आपने पढ़ लिया आपने। जब बादामी के चालुक्य राज कर रहे होते हैं तो कुछ सैकड़ों वर्षों बाद, लगभग 624 ईस्वी बाद, पैरेलल में वेंगी के चालुक्य आ जाते हैं। चालुक्य वंश में एक राजा आएंगे, उन्होंने उनके दो भाई, एक और उनका भाई था, उस भाई को वेंगी का उन्होंने अधिकार दे दिया, क्योंकि चालुक्यों का साम्राज्य बढ़ जाता है तो वो बंटवारा कर रहे थे एक तरीके से, वो भी पढ़ेंगे। तो वेंगी के चालुक्य आ जाते हैं। तो पैरेलल में क्या घटनाएं हो रही है दक्षिण भारत में? पल्लव वंश है, बादामी के चालुक्य है और वेंगी वंश है। ठीक है, बादामी के चालुक्य यहाँ पर है, वेंगी वंश यहाँ पर है। तो कुछ समय बीतता है, जब कुछ समय बीतता है तो यहाँ पे बादामी के चालुक्य वंशों को समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश आएगा, वो भी पढ़ेंगे। अब बादामी के चालुक्य समाप्त हो गए हैं, राष्ट्रकूट वंश चल रहा है 700-750 के ईस्वी के लगभग बाद। उसके बाद वेंगी के चालुक्य अपना काम यहाँ कर ही रहे हैं, बस बादामी के चालुक्य समाप्त हो गए हैं। लेकिन चालुक्य के बाद जो राष्ट्रकूट वंश आए थे ना, ये 982 लगभग 1000 ईस्वी तक ये अपना दबदबा कायम रखते हैं। लेकिन उसके बाद एक और चालुक्य आ जाते हैं, कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं, तो वो राष्ट्रकूट वंश को समाप्त करके अपना राज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, मुझे पता है कई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो गया होगा। फिर से देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास को सिंपल करने के लिए दो भागों में हम पढ़ रहे हैं। पहला हैगा संगम काल। पहला कौन सा? संगम काल। बहुत सारे विद्वानों का, कवियों का मिलन हुआ था और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो इस कई किताबें जो बची हैं ना, उनसे हमें ये मालूम पड़ता है कि इस दौरान चेर, चोल और पांड्य वंश थे। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य वंश थे। अब इनके बारे में पढ़ लिए मान लीजिए। अब आगे जैसे जैसे समय बीतता है तो जो पांड्य वंश हैं और जो आपके चेर वंश है, ये क्या कर रहे हैं इनके बारे में आप भूल जाइए, अब नहीं पढ़ना है इनके बाद। लेकिन जो चोल वंश चल रहा होता है ना, तो इन्हीं के बगल में एक पल्लव वंश आ जाता है। लगभग 250 के बाद, 250 ईस्वी के बाद पल्लव वंश आ जाता है और चोल वंशों को अपने अधीन कर लेता है, उन्हें अपना सामंत बना लेता है। ठीक है, लेकिन पल्लव वंश जब लगभग 500 ईस्वी के बाद तक पहुंचता है, 500 ईस्वी तक बाद तो पहुंचता है, तो उसके पैरेलल में चालुक्य वंश आ जाता है और कुछ दिनों बाद वेंगी के ये चालुक्य आ जाते हैं। और समय बीतता है, और जैसे समय बीतता है 750 के आसपास समय बीतता है, तो जो आपके बादामी के चालुक्य थे, इनको समाप्त कर दिया जाता है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश चल रहा है। जब राष्ट्रकूट वंश चल रहा होता है तो वेंगी के चालुक्य भी थे और पल्लवों का भी अंतिम समय चल रहा था। ठीक है, राष्ट्रकूट अपना और समय बिताता है तो उसके बाद जो पल्लव वंश है ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो चोल वंश इनके सामंत थे वो इन पर अब कब्जा कर लेते हैं, अब वो अधिकार कर लेते हैं, तो दोबारा चोल वंश अस्तित्व में आ जाता है। अब धीरे धीरे और समय बीतता है, तो जो राष्ट्रकूट वंश यहाँ होता है ना, इसको समाप्त कर दिया जाता है कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा। कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा यहाँ पे इनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और वेंगी के जो चालुक्य अपना काम करते जा रहे हैं, अपना राज कर रहे हैं, उसके बाद 1190 के आसपास ये समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले मैं आपको यहाँ पे दूसरे वाले पोर्शन में पल्लव वंश पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद चालुक्य वंश पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वेंगी के चालुक्य पढ़ाऊंगा। तो ये समझ लीजिए पैरेलल चल रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश ने चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया था। जो मेन मुख्य शाखा थी बादामी के जो चालुक्य, इनकी मुख्य शाखा यही मानी जाती है। तीनों शाखाओं में मुख्य शाखा बादामी के चालुक्य मानी जाती है, इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आप पढ़ लेंगे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश को पढ़ने के बाद फिर आप किसके बारे में पढ़ेंगे? कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया।
तो लास्ट में हम पढ़ लेंगे चोल वंश। चोल वंश ने पल्लवों को समाप्त करके चोल वंश का फिर से उदय कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी थोड़ा बहुत होंगे तो, लेकिन आगे पढ़ जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल हम शुरू करने वाले संगम काल। ये तो था दक्षिण भारत का इतिहास, लेकिन कई स्टूडेंट जो डीपली पढ़ते होंगे उन्हें ये दिमाग में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि दक्षिण भारत का इतिहास चलिए हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में क्या हो रहा था, किस प्रकार की घटनाएं इस समय हो रही थी, ये भी तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि मिक्स कर लें और सब कुछ आपके दिमाग में इतिहास क्लियर हो जाए। ये ज़रूरी है ना, क्योंकि इतिहास का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कोई एक वंश पढ़ा उसके बारे में आपने पढ़ लिया, अच्छे से हो गया, रट लिया। नहीं, कोई एक वंश पढ़ा उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया वो तो ठीक है, लेकिन उसके पैरेलल में आप ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं रखिए, सोचिए कि हाँ ये मैं वंश तो पढ़ रहा हूँ, तो बाकी अन्य जगह पर कौन कौन से वंश चल रहे हैं, किस प्रकार का सिचुएशन है, वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए मैप के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं हिस्ट्री मैंने पढ़ा हुआ है, अब मुझे कोई भी टाइम पीरियड आप बता देंगे, जैसे 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच में जो टाइम बता देंगे, तो मुझे सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी दिमाग में, अपने आप पिक्चर बन जाएगी कि हाँ साउथ में ये है, बाकी उत्तर भारत में ये हो रहा होगा, विदेशियों का कौन कौन सा आक्रमण हो रहा होगा, ये क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ है, और जैसे मैं पढ़ा हुआ वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ लेंगे तो आपके भी क्लियर हो जाएगा। तो इतिहास सिंपल क्यों नहीं लगेगा आपको? ठीक है, तो ये वाला जो आपको पढ़ना है ना, इसे मैं बाकी जो आपने इतिहास पढ़ा हुआ उससे लिंक करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल सब कुछ अपने दिमाग को आप क्लियर कीजिए और सबसे पहले वाले चैप्टर पर चलिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा, और उसके पहले वाला थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लिया, पाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लिया, शहरी व्यवस्था थी। अब भारत में आर्य आते हैं। आर्य जब आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता जब समाप्त होती है, तो एक अलग सी एक नई सभ्यता का जन्म होता है, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वो पढ़ लिया आपने। अब वैदिक सभ्यता जब आपने पढ़ा तो उसमें देखा कि वैदिक सभ्यता के अंदर ही शुरुआत में कुछ और सिचुएशन थी और बाद में कुछ और सिचुएशन आ गई, तो सिचुएशन बदल रही थी, इसलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया। मतलब विद्वानों ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। पढ़ लिया। मान लीजिए वैदिक सभ्यता भी आपने पढ़ लिया, मान लीजिएगा पढ़ा हुआ आपने, तभी आगे बढ़िए। वैदिक सभ्यता आपने पढ़ लिया। जब वैदिक सभ्यता आपने पढ़ा तो उसमें आपने ये भी जाना होगा कि उसमें जो है जाति के वर्ण के आधार पर बहुत सारी कट्टरताएँ आ गई थी, और भी कई जो है कुप्रथाएँ आ गई थी, जिसके कारण धार्मिक आंदोलन होना शुरू हो गया अंदर ही, जिसमें धार्मिक आंदोलन में दो धर्म निकल कर बाहर आते हैं मुख्यतः, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे धर्म थे, लेकिन दो मुख्य धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, वो आपने पढ़ा। और जो वैदिक सभ्यता थी इसमें कबीले, आपने सुना होगा कबीले होते थे, और जो कबीले होते थे उनको जन कहा जाता था, और कई आपस में जो कबीले होकर जन आपस में मिलकर जनपद बना रहे थे, बड़ा क्षेत्र बना रहे थे, जनपद। ठीक है, और कई जनपद मिलकर आपस में मिलकर और बड़ा क्षेत्र बना रहे थे, महाजनपद। अर्थात वैदिक सभ्यता के बाद जो है देश में राजनीतिक सिचुएशन आई, राजनीतिक सोच लोगों की बढ़ी कि हाँ अब प्रशासन करना है, तो 16 महाजनपदों का उदय होता है। इसके बाद आपने पढ़ा, अब 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो बहुत महत्वपूर्ण था, मगध महाजनपद। ठीक है, पढ़ा ना, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में कुछ वंश आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है, तो पूरे मगध के बारे में पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का नाम हो जाता है मगध साम्राज्य। उसके अंदर जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी वंश थे, उनके बारे में पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य हो गया। तो मगध साम्राज्य क्या करता है, धीरे धीरे उसका क्षेत्र फैलता जाता है, तो आसपास के जो महाजनपद थे उन पर भी वो अधिकार कर लेते हैं। तो शुरुआत में तो हर एक वंश से जैसे शुरुआत होती है, और कई वंश आपने पढ़ा, नंद वंश, शिशुनाग वंश, ये पढ़ा आपने। भारत में इनका मतलब अधिकार था। जब ये वंश काम कर रहा था मगध में, तो विदेशी आक्रमण हो गए, पहली बार विदेशी आक्रमण हो गए। ईरानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ। यूनानियों का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था, सिकंदर ने आक्रमण किया था कि नहीं किया था? ठीक है, वो सिकंदर आक्रमण करके चला गया, बेबीलोन में मर गया। ठीक है, उसके बाद मगध साम्राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश आता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद
उसके पौत्र सम्राट अशोक के द्वारा पूरे भारत पर कब्जा हो जाता है, लगभग दक्षिण भारत को छोड़कर। अब मौर्य साम्राज्य जब समाप्त होता है तो मौर्योत्तर काल आता है। जब देश में मौर्योत्तर काल चल रहा होता है, अर्थात उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल यहाँ चल रहा होता है, उसी समय दक्षिण में संगम काल चल रहा था। मौर्योत्तर काल में क्या था? मौर्योत्तर काल में कुछ देसी राजा थे, देसी राजवंश थे, जैसे सातवाहन वंश, उससे पहले कर्ण वंश, शुंग वंश, ये थे ना, राज कर रहे थे यहाँ पे आराम से। लेकिन इसी समय और विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गए। 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। शकों से पहले हिंद यमन का आक्रमण हुआ था, फिर पार्थियाइयों का आक्रमण हुआ था, लास्ट में कुषाण का आक्रमण हुआ था कि नहीं हुआ था? जिस समय ये सिचुएशन हो रही थी उसी समय दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य वंश चल रहे थे, संगम काल चल रहा था। ठीक है, जब मौर्योत्तर काल चल रहा था उधर, तो यहाँ पे पैरेलल में क्या हो रहा था? ये चेर, चोल, पांड्य वंश आराम से काम कर रहे थे। फिर समय बीतता है, यहाँ पे मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त साम्राज्य आता है। ये भी मौर्योत्तर काल की ही दिशा में चलता है और अपने आप को विस्तारित करने का कोशिश करता है, लेकिन मौर्य साम्राज्य जितना विस्तार इसका नहीं हो पाता, लेकिन बहुत हो जाता है। पढ़ा आपने गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य जब समाप्त होता है तो गुप्तोत्तर काल आते हैं। ये गुप्तोत्तर काल का ही तो तस्वीर है। गुप्तोत्तर काल में आपने देखा कि जो पुष्यभूति वंश था वो लगभग पूरा अधिकार हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी देखा था आपने कि जब पुष्यभूति वंश था तो यहाँ मैत्रक वंश चल रहा था, और आपका मौखरी वंश था, कन्नौज के मौखरी वंश, और बंगाल में जो शशांक था, गौड़ वंश चल रहा था। तो जिस समय ये घटनाएं हो रही थी गुप्तोत्तर काल की, उसी दौरान ये दक्षिण भारत का जो मुख्य राजवंश थे ये भी अस्तित्व में आ चुके थे। समझ में आया? तो देखिए 625 का ये मैप है, 625 ईस्वी का ये मैप है। इस समय जो है हर्षवर्धन आ चुके थे, हर्षवर्धन आ चुके थे। जब 625 का ईस्वी का टाइम है, जब हर्षवर्धन अपना साम्राज्य विस्तार इतना कर लिया है उन्होंने, उस समय देखिए 625 में कौन है? पल्लव वंश भी यहाँ काम कर रहे हैं, पल्लव वंश भी काम कर रहे हैं। और इसके बाद बादामी के चालुक्य वंश भी हैं। टाइम पीरियड देख लीजिए, बादामी के चालुक्य वंश भी हैं यहाँ पे, वेंगी के चालुक्य वंश भी हैं। देखिए वेंगी के चालुक्य वंश भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब पैरेलल में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे और समय बीतता है और आपका 650 के बाद, लगभग 650 ईस्वी के बाद आपके हर्षवर्धन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन का जो वंश था ये समाप्त हो जाता है, पुष्यभूति वंश। जब पुष्यभूति वंश जब समाप्त होता है तो लगभग मैं बताऊं आपको 750 ईस्वी के आसपास, इसके बाद जो है फिर से विदेशी आक्रमण होता है, लेकिन इस बार मुसलमानों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। इसी उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाता है। वो आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। उससे पहले आपने सब पढ़ लिया है, पुष्यभूति वंश ये सब पढ़ लिया है। अब जब मुसलमानों का यहाँ आक्रमण होगा, लगभग 750 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रमण होगा। सबसे पहले अरब आक्रमण करेंगे, फिर तुर्की आक्रमण करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे ही। और उसी दौरान पैरेलल में यहाँ पे उत्तर भारत में राजपूतों का अधिकार हो गया था, राजपूत वंश हो गए थे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के बाद यहाँ पर जो है राजपूत वंश आ जाते हैं, लगभग 750 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर विदेशी जो मुसलमानों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। और बाकी आपके दक्षिण भारत में देख लीजिए 750 के बाद क्या चल रहा होगा? पल्लव वंश था और आपके चालुक्य वंश लगभग समाप्त हो गए थे, और इनको समाप्त कर दिया था किसके द्वारा? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। ठीक है, और वेंगी के चालुक्य चल ही रहे थे, और राष्ट्रकूट वंश जब समाप्त होता है तब कल्याणी के चालुक्य हैं। तो जब हम आपको नेक्स्ट जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि इधर से मुस्लिम आक्रमण हो रहा है और इधर राजपूतों का अधिकार है, और आपके दक्षिण की तरफ राष्ट्रकूट वंश चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से जो आगे का जो इतिहास है ना, ये भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही पढ़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि हम दक्षिण भारत का इतिहास स्पेशल पढ़ रहे हैं तो मैं राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के वंश ये सब पहले ही बता दूंगा। आगे काम आएगा इनका, आपने पहले पढ़ा होगा तो आगे काम आएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये राष्ट्रकूट वंश जो है, और इसके बगल में जो है आपका पाल वंश होगा, और इसके बगल में आपका जो राजपूतों का गुज्जर प्रतिहार वंश है, वो तीनों मिलकर कन्नौज जो क्षेत्र है ना उसके लिए संघर्ष करेंगे, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ना है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको संगम काल, जो कि बात है जब देश में मौर्योत्तर काल चल रहा था। ठीक है, तो फिलहाल ये पढ़िए संगम काल। तो दक्षिण भारत का इतिहास लगभग कई विद्वान बताते हैं 200 ईसा पूर्व से पहले की बात है, 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच की बात है, ये कहते हैं। कई विद्वान कुछ और बताते हैं, कई कहते हैं 100 ईस्वी से लेकर 250 या 300 या 200 एडी तक की बात है। तो समय की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, बस दिमाग में ये कर लीजिए कि लगभग लगभग कहाँ का समय है ये। तो संगम का मतलब क्या होता है? मिलन। तो देखिए मिलन हो रहा है, बहुत सारे विद्वान कवि मिलते हैं और आपस में चर्चा करके साहित्य लिखते हैं, कई बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं। तो वो किताबें क्या होती हैं? जो उस समय समाज में जो स्थिति होती है उस हिसाब से वो सब लिखते हैं। तो संगम से अभिप्राय है तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में आयोजित होते थे। लेकिन देखिए हजारों की संख्या में आ रहे हैं, हजारों की संख्या में जो आपके तमिल कवि आ रहे हैं, इन्हें खाना भी तो चाहिए होगा, इनके लिए रहने की व्यवस्था भी तो होती होगी। और ये तो गरीब होते हैं, ये इनके पास इतना वो होता नहीं कि अपनी व्यवस्था खुद ही कर पाएँ। तो इनको संरक्षण देने के लिए, इनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए कुछ अमीर लोगों की ज़रूरत होगी। उस समय राजा हुआ करते थे, तो किन राजाओं ने इन्हें संरक्षण प्रदान दिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पांडे राजा थे वो, ठीक है, पांडे राजाओं ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, इन्हें सारी इनके लिए सुविधाएं दी थी। ये पांडे राजवंश इस क्षेत्र में है, जो आज का तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर पांडे थे। और चेर जो आज का मेनली केरल का जो क्षेत्र है वो ये थे। और चोल जो थे, जो आंध्र प्रदेश का मुख्य क्षेत्र है, वो चोल वहाँ पे थे। तो मैप में आप देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब मिले तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी जिसे साहित्य कहा जा रहा है, और ये तमिल भाषा में था इसलिए तमिल साहित्य कहा जा रहा है इसे, ठीक है, तमिल साहित्य। और या इसे कहा जाता है संगम साहित्य, किसी भी नाम से कहा जा सकता है, क्योंकि संगम हुआ तो संगम साहित्य या तमिल साहित्य के नाम से इनकी जो रचनाएं हैं वो जानी जाती हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको 99% से ज़्यादा समाप्त हो चुकी हैं। ये जो रचनाएं हैं वो जो है नहीं मिल पाई हैं, समाप्त हो गई हैं, कुछ मिली हैं। अब 3 संगम हुए थे, तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं उससे अनुमान लगाया गया है कि 3 संगम हुए थे सीरियल वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 संगम हुए थे। कितने संगम हुए थे? संगम काल में 3 संगम हुए थे। तो किसी की अध्यक्षता में होते हैं, ये भी आपको जानना है, किसी क्षेत्र में होते हैं, ये भी आपको जानना है, ठीक है। किन राजाओं के या किन वंश के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया था? तो पांडे राजवंश के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया था। अब संगम काल में जो तीनों संगम हुए थे वो कौन कौन से थे, कब कब हुए थे? पहला संगम काल ये मदुरई में हुआ था, जो कि पांड्यों की जो है राजधानी थी। ये मदुरई जो क्षेत्र है यहाँ पर हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त्य ने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी। अब इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है कि ये हजारों वर्षों तक जिंदा रहे थे। अब उसकी संपूर्ण जो तथ्य नहीं मिल पाए कि ये कैसी सत्य है या ये कहानियाँ हैं, इसके प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि हजारों वर्ष तक ये जिंदा थे। और ये वैदिक सभ्यता जब चल रहा था ना, तब के ये जिंदा, तब से ये थे। वहाँ से ये आते हैं इधर, वैदिक सभ्यता जो नॉर्थ साइड था वहाँ से ये साउथ में आते हैं, और वहाँ की जो सभ्यता थी उसे यहाँ तक फैलाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये हजारों वर्षों तक जिंदा थे, ऐसा माना जाता है। अगस्त्य ऋषि, इन्हीं के अध्यक्षता में मदुरई में ये पहला जो संगम हुआ था ये हुआ था, याद रखिए, ठीक है। जो मदुरई था उस समय क्षेत्र बड़ा था, ऐसे क्षेत्र बड़ा था, तो ये जो है समुद्र में चला गया। जिस क्षेत्र में हुआ था ये समुद्र में समाहित हो गया है, वो डूब गया है, क्योंकि जो भारत का जो क्षेत्रफल था ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा था, लेकिन ये पानी का जो स्तर है समुद्र का ये उठ गया है, तो ये पानी में ये क्षेत्र डूब गया है। तो ये जो जहाँ पे जिस जगह पर ये हुआ था ये वर्तमान में पानी में डूब चुका है, ऐसा कहा जाता है। और जो दूसरा संगम हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कहा जाता है कि
ऋषि अगस्त्य ने शुरुआत में की थी, लेकिन बाद में अध्यक्षता तोल्कापियर ने की थी। तोल्कापियर ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इनकी एक रचना है जो है तोल्कापियम, आसानी से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो तोल्कापियम किसकी रचना है? तोल्कापियर की रचना है। तो अगस्त्य के अध्यक्षता में जो पहला संगम हुआ था, इस समय जितनी भी किताबें लिखी हुई थी वो पूरी नष्ट हो चुकी हैं, नहीं मिल पाई हैं। और दूसरा जो संगम हुआ था कपाटपुरम में, तोल्कापियर जो अध्यक्षता कर रहे थे, इनके भी टाइम पर जितनी भी किताबें लिखी थी वो भी सब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक किताब मिली है, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, तोल्कापियर के द्वारा लिखी गई है। कौन सी किताब है? किताब का नाम है तोल्कापियम, नाम याद हो जाएगा आसानी से। तोल्कापियम के रचनाकार कौन है? खुद तोल्कापियर हैं। र हटा देंगे, म लगा देंगे, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप। तृतीय जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, लेकिन मदुरई के इस साइड हुआ था, देखिए यहाँ पे जो वर्तमान में ये क्षेत्र है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और इसकी जो अध्यक्षता की थी नकीरर ने की थी। नकीरर जो कवि विद्वान थे, इन्होंने की थी, ठीक है, ये याद करेंगे। तो जो इस काल में रचा गया जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, आपको याद रखना है तोल्कापियम ही नाम याद रखना है, क्योंकि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में काम आए, जो डिटेल पोर्शन है उसमें सारी कहानी बताई जाती है, डिटेल में बताया जाता है। फिलहाल ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये संगम काल के बारे में इतना आपको जानना जरूरी है। अब संगम काल में जो साहित्य हमें मिले हैं उनसे हमें मालूम पड़ता है कि 3 राजवंश थे। तीनों राजवंशों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यही मैं मैप में बताता हूँ आपको कि इनका जो चिन्ह पूछा जाता है, इनका जो राजकीय चिन्ह पूछा जाता है वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले चेर की बात करें तो चेरों की जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष बाण था। जैसे युद्ध में कहीं लड़ने जाते थे तो इनका एक निशान हुआ करता था, जैसे झंडे कहीं लेके जाते ना, घोड़ों पे झंडे लगा के जाते थे, सैनिक झंडे लेकर जाते थे, उन झंडों पर तीर का निशान बना होता था, इनका राजकीय चिन्ह था। और जो चोल थे इन पे टाइगर था, बाघ था ये। और जो पांडे थे इनका जो चिन्ह था वो मछली था। तो इतनी बातें आप पहले ही याद कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करें चेर की, चेर वंश की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि क्षेत्र कहाँ पे है। आज का जो मुख्यतः केरल वाला जो क्षेत्र है वहीं पर है, और थोड़ा बहुत जो क्षेत्र आगे तक बढ़ गया था जो तमिलनाडु में है, लेकिन मेजॉरिटी जो क्षेत्र है वो केरल में ही है। जो आज का केरल है वहीं पे क्षेत्र था, ठीक है। इनकी राजधानी याद रखिए वंजी, सबकी राजधानी याद रखेंगे आप। वंजी इनकी राजधानी थी। क्या राजधानी थी? वंजी इसकी राजधानी थी। अब चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था, ये हमने आपको बता दिया। एक पुगलुर शिलालेख है, पुगलुर शिलालेख। शिलालेख आप समझ गए होंगे क्या होता है, क्योंकि आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया है, हमने आपको बता दिया है पत्थरों पर जो लिखा हुआ है। पुगलुर जो शिलालेख है, इससे हमें चेर वंश के शुरुआती 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। क्या नाम थे ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। चेर वंश के एक ही राजा का आपको नाम याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान राजा थे। सेनगुट्टवन उनका नाम था, कहीं कहीं सेंगुत्तवन उनका नाम लिखा आता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। जब ये राज कर रहे होते हैं तो लगभग जो टाइम पीरियड है 180 ईस्वी का टाइम पीरियड चल रहा है। याद नहीं करना, आपके दिमाग में बताने के लिए कि कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं। ये लगभग टाइम है। जो सेनगुट्टवन जो राजा थे, इन्हें अलग अन्य नामों से भी जाना जाता था। इन्हें लाल चेर भी कहा जाता था, लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता था, मतलब अच्छे चेर भी कहा जाता था। भला मतलब समझ रहे हैं, भला इंसान, अच्छे चेर भी कहा जाता था। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि इन्होंने पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था। पत्नी पूजा करना, अपनी वाइफ की पूजा करना, ये प्रथा इन्होंने प्रारंभ की थी। अब इस पत्नी पूजा को एक अलग नाम से जाना जाता था, कर्णगी पूजा। कर्णगी पूजा के नाम से जाना जाता था कि पत्नी की पूजा करने को कौन सी पूजा कहा जाता था? कर्णगी पूजा करने को कर्णगी पूजा कहा जाता था। अब जो सेनगुट्टवन थे, इनकी एक और खासियत थी, इन्होंने चीन में अपना एक राजदूत भेजा था। चीन में राजदूत भेजना एक बहुत बड़ी बात है उस समय, तो चीन में इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था।
चेर वंश पढ़ लिया। अब चलते हैं चोल वंश की तरफ। चोल वंश कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, कुछ क्षेत्र तमिलनाडु का है और कुछ जो मेजोरिटी क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का है। तो मोटे तौर पर मैं बताऊं, चेर वंश दिमाग में आपके आएगा तो केरल दिमाग में क्षेत्र आ जाना चाहिए, हाँ केरल में थे मेनली। पांडे वंश आएगा तो मेनली तमिलनाडु में थे, और जो चोल आएगा मेनली आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन तमिलनाडु का भी कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है। अब इसके बाद देखिए कि इनका जो शासन था वो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, कावेरी नदी है जो डेल्टा बनाती है, इसी क्षेत्र में इनका मुख्यतः जो है राज हुआ करता था। और इस जगह को चोल मंडल के नाम से जाना जाता था। पहले क्या नाम से जाना जाता था, चोल मंडल के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। इनकी राजधानी उरैयूर थी। इनकी राजधानी क्या थी, उरैयूर थी स्टार्टिंग में। बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण राजा आते हैं, वो इनकी राजधानी को कावेरी पट्टनम बना देते हैं। ठीक है, कावेरी पट्टनम को उस समय पुहार नाम से भी जाना जाता था, पुहार या कावेरी पट्टनम। इनकी राजधानी या तो ऑप्शन में कावेरी पट्टनम आएगा, या पुहार आएगा, या ये आपका उरैयूर आएगा। तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन दे देगा, नहीं। शुरुआती इनकी राजधानी उरैयूर थी, और जो कि तिरुचिरापल्ली शहर के पास है। लेकिन बाद में एक महत्वपूर्ण राजा आते हैं चोल वंश में, जिनका नाम है करिकाल। इनके बारे में बहुत जानकारी आपको चाहिए, दूंगा मैं। करिकाल ये अपनी राजधानी को कावेरी पट्टनम या पुहार नगर में स्थापित करते हैं। कावेरी पट्टनम या पुहार नगर की ये स्थापना करते हैं और उसे अपनी राजधानी बना लेते हैं। अब चोलों का प्रतीक चिन्ह हमें बताने की जरूरत है नहीं, बाघ है, झंडे पे लिखा हुआ है। और चोलों के पास भी कुशल नौसेना थी, इनके पास भी जो है कुशल नौसेना थी, क्योंकि समुद्र के इलाके में है। चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली राजा हैं वो करिकाल हैं। और करिकाल राजा का जो टाइम है लगभग 190 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, टाइम नहीं याद रखना। इनके बारे में क्या याद रखनी है आपको कि कई जो संगम साहित्य हमें मिले हैं, जो कविताएं मिली हैं, उनमें वेनी के युद्ध के बारे में बताया गया है। वेनी के युद्ध का उल्लेख मिलता है, और इस वेनी के युद्ध को आप देखेंगे, इस युद्ध के अंदर ये बताया गया है कि जो करिकाल राजा थे, इन्होंने पांडे और चेर राजाओं को हराया ही था, लेकिन इनके अलावा 9 अन्य राजाओं को हराया था। कुल मिला जुला के 11 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। किसने, करिकाल ने। इसलिए तो महान शासक कहा जा रहा है। ये जानकारी किस युद्ध से मिलती है, वेनी के युद्ध से मिलती है हमें। ठीक है, इसके बाद देखिए जो करिकाल थे, इन्होंने अपना जो शासनकाल है, जब चला रहे थे अपने शासनकाल में, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में पूरी तरीके से डेवलप कर दिया था, पूरा संपन्न कर दिया था। ये कहानी तो आपको मालूम है कि करिकाल ने पुहार या कावेरी पट्टनम शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी क्या थी, उरैयूर थी। ठीक है, उरैयूर, ये याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये श्रीलंका से इन्होंने दासों को मतलब वो किया था, क्या कहते हैं, कब्जा किया था। दास उठा के ले आए थे, किडनैप किया था, एक तरीके से समझ सकते हैं। दासों को किडनैप किया, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती लाए और उनसे ये बनवाया। 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। किसने, करिकल ने। याद हो जाएगा। अब इसके बाद पांडे वंश, इन तीनों में से ऐसा कहा जाता है कि सबसे अमीर, जो सबसे संपन्न थे, वो पांडे ही राजा थे। इसीलिए तो इन्होंने स्पॉन्सर किया, किसको स्पॉन्सर किया, जो तमिल कवि थे जिनका संगम काल हुआ था, उन्हें स्पॉन्सर ही एक तरीके से तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पांड्यों की राजधानी मैदुरई थी। ठीक है, मैदुरई। शुरुआत में इनकी राजधानी तो कोरकई थी, लेकिन बाद में इनकी राजधानी मदुरई थी। ऑप्शन में मैदुरई ज़्यादातर आता है। ठीक है, इनका जो शासन था वो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं, जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहीं पर था। इनका जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो कौन था, मछली था। ठीक है, ये झंडे पर मछली का निशान है। इसके बाद ये तो आपको मालूम है कि जो तमिल कवि थे, इनको संरक्षण प्रदान किया था इन्होंने। इन शासकों ने भी नियमित सेना अपनी रखी थी। और संगम साहित्य के अनुसार जो पांडे राजा थे, ये धनी और समृद्ध थे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, पांडे वंश के राजाओं के बारे में सबसे पहले जो जानकारी हमें मिलती है वो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखी गई है ना, इंडिका, ये पढ़ चुके हैं, आपको बार बार दोहराने की जरूरत तो नहीं है ना।
मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है। और सबसे पहली जानकारी पांड्यों के बारे में मेगास्थनीज से मिलती है, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस राज्य में मोतियों का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। ये राज्य मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और यहाँ पर इस समाज में जो विधवाएं थीं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और इस राज्य में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया जाता था, उनका काफ़ी प्रभाव था। ठीक है। शुरुआत में ये जानकारी मिली है कि जो पांड्य राजा थे ये वैदिक यज्ञ भी करवाते थे। अब पांड्यों का लास्ट में जाते जाते इनका जो शक्ति है समाप्त हो जाती है। क्यों? एक जनजाति इन पर आक्रमण कर देती है। उस जनजाति का नाम होता है कलभ्रश नामक जनजाति। ठीक है, कलभ्रश जनजाति थी, उनके कारण इनकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और अंतिम जो पांड्य शासक का नाम मिलता है वो नलिवकोडन मिलता है। ठीक है, नलिवकोडन ये जो है अंतिम पांड्य शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये 3 वंश हैं, इनके बारे में सिंपल सी जानकारियां हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है। और इस प्राचीन भारत के इतिहास का अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज लेना है तो वीडियो आप देखते रहिए और इसके PDF, इसके जो नोट्स है क्लास नोट्स, वो ऐप के माध्यम से आप लेकर उससे पढ़ते रहिएगा। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ये जो राजवंश है ना, इनके बारे में पढ़ाने से पहले फिर से मैं आपको बता दूंगा सिचुएशन क्या है, कि कौन कौन से अन्य वंश चल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में सब अच्छी तरह चलता रहे। ठीक है। मुख्य तौर पर ये जानिए, राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश और आपका वेंगी के जो आधा वंश जब समाप्त हो जाता है तो इस समय जो है वो सारी घटनाएं जो है मध्यकालीन भारत में हो रही हैं। ठीक है। इतिहास को हमने ही तो बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो जब मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे लगभग 750 ईस्वी के आसपास से शुरू होगा। उसके बाद जब हम पढ़ते जाएंगे तो उस समय जो मैं आपको बताऊंगा ना कि राजपूतों के बारे में, तो दक्षिण में ये वंश चल रहे थे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैं बताता रहूँगा आपको। चलिए, स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे, देख लीजिए। नमस्कार।